दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाकार कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता ये दीप अकेला की सप्रसंग व्याख्या करके देखेंगे। इससे पूर्व आपको बता दूं, इस कविता पर आपको बहुत सारा वीडियो जो है यूट्यूब पर उपलब्ध मिलेगा और साथ ही साथ गूगल पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएगी। लेकिन फिर मैं आपका वीडियो क्यों देखूं, ये सवाल अगर आपके मन में उठ रहा है तो मैं बता दूं कि क्योंकि मेरे वीडियो को देखने का आपका फ़ायदा ये होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से सप्रसंग व्याख्या का नोट्स भी दूंगा और साथ ही साथ बहुत ही डीपली आपको मैं इस कविता का अर्थ को समझाने का प्रयास भी करूंगा। ये कविता जो है आपके बीए में संकलित हो सकती है, आपके एमए में संकलित हो सकती है, कुछ यूनिवर्सिटी इसको एमए में संकलित करते हैं, कहीं कहीं बीए में संकलित होती है और सीबीएसई वालों ने इसको कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में भी संकलित किया है। तो आप कक्षा 12वीं के छात्र हो, आप बीए के छात्र हो, आप एमए के छात्र छात्राएं हो या फिर आप किसी भी क्षेत्र से हो और आपके पाठ्यक्रम में इस कविता को संकलित किया गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ में इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। ये कविता जो है वो अज्ञेय द्वारा 1952 में लिखी गई है। ये दीप अकेला, इस कविता के माध्यम से कवि जो है दीप का उदाहरण देते हुए, दीप तो आपको पता ही होगा कि जो दीप होता है वो जलकर प्रकाश देने का काम करता है। तो इस दीप के माध्यम से कवि जो है उस एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सर्वगुणों से संपन्न है, सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये व्यक्ति आप हो सकते हैं, ये व्यक्ति मैं हो सकता हूँ, ये व्यक्ति स्वयं कवि खुद के बारे में भी बता रहे हो सकते हैं। दरअसल बात क्या है कि कवि जब नए नए प्रगतिवाद प्रयोगवाद में कविताएं लिखते हैं तो आप कवि की कविताओं में आप देख सकते हैं उन्होंने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। लेकिन जैसे जैसे कवि के अंदर परिपक्वता आ जाती है, वे मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है, और नई कविता तक आते आते उनमें एक परिपक्वता आ जाती है और वो अब केवल व्यक्तिवाद की बात नहीं करते, अब वो समाजवाद की भी बात करते हैं और वही व्यक्ति को समाज से जोड़कर ही वो देखते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति और समाज ये दोनों में एक घनिष्ठ संबंध है। दोनों के बिना एक जो है वो अधूरा है। व्यक्ति के होने से ही समाज है और समाज के होने से ही व्यक्ति हैं। तो व्यक्ति और समाज दोनों आपस में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाते हैं। तो कवि जो है इस व्यक्तिवाद को समाजवाद से जोड़ते हुए आपको बताते हैं कि समाज में व्यक्ति की क्या भूमिका है, व्यक्ति जो है वो समाज में किस प्रकार से बदलाव ला सकता है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप यहाँ पर कवि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसको देखा जाए तो वो खुद की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें भी वे भी सर्वगुण संपन्न है, उनमें भी कई तरह की गुण है, उनमें परिपक्वता आ गई है। और आप यहाँ पर किसी और व्यक्ति को भी ले सकते हैं, आप स्वयं को भी ले सकते हैं जिसमें अच्छे गुण हो, वो सर्व गुणों से संपन्न हो, जिसमें मानवता हो, जिसमें परोपकार की भावना हो, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर इस कविता में जो आप पंक्ति शब्द देखेंगे, ये पंक्ति शब्द जो है कुछ और नहीं, ये समाज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कवि दीप जो है, दीप का प्रतीक कवि व्यक्ति से ले रहे हैं और पंक्ति का प्रतीक जो है वो समाज के लिए दे रहे हैं। तो व्यक्ति और समाज पर आधारित ये कविता है। बहुत ही अज्ञेय की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं अज्ञेय के व्यक्तित्व अथवा कृतित्व पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर अगर हम बात करने लग जाएंगे तो वीडियो जो है वो अधिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जिससे उबाऊ हो सकती है। तो इस पर हम लोग सीधा कविता पर बात करेंगे। अगर आपको अज्ञेय के व्यक्तित्व कृतित्व या फिर अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं को जानना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे ही इस चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस विषय को शुरू करते हैं।
हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग काव्य पाठ करते हैं। ये कविता जो है वो 1952 में लिखी गई थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा। कविता उस दौर पर लिखी गई थी जब प्रयोगवाद का अंतिम दौर चल रहा था और नई कविता का प्रारंभिक दौर चल रहा था। तो यहाँ पर कवि के अंदर में भी एक प्रकार की परिपक्वता आ जाती है। अब वो केवल व्यक्ति की बात नहीं करते, पूरी समाज की बात करते हैं, व्यक्ति को समाज से जोड़कर देखते हैं। पहले कविता का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कविता के एक एक पंक्तियों को तोड़कर उसको समझने का प्रयास करेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। ये दीप अकेला, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समीदा ऐसी आग हटीला, यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे देखिए, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। यह गोरस जीवन काम देनु का अमृत पुत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, रवि को तख्ता निर्भय। यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे देखिए, ये वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंध आते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र अलंब बाहु, यह चीर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भी भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इसको लगभग हम लोग पूरी कविता को 4 खंडों में विभक्त करके इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँ तो एक ही बार भी करा सकता हूँ एक ही उसमें, लेकिन अगर इसको हम लोग इकाई के रूप में खंडों में बांट कर करेंगे तो आपके लिए समझना बड़ा इजी होगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसके लिए मैं जो संदर्भ दूंगा, संदर्भ जिसको अंग्रेजी में रेफरेंस कहा जाता है, तो संदर्भ जो है पूरी कविता के लिए एक ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगी। और प्रसंग को भी मैंने इस तरह से बनाया है कि पूरी कविता के लिए अगर आप उसी प्रसंग को लिख देंगे तो वो हो जाएगा। देखिए, वैसे हर एक स्टेंजा के लिए हम लोग अलग अलग प्रसंग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ इस तरह से प्रसंग को लिख दिया कि पूरी कविता में आप उसी प्रसंग को लिखेंगे तो हो जाएगा। वो आपके लिए इजी भी रहेगा अगर आप याद करने वाले बच्चे हैं। वैसे तो रट्टू तोता बनना नहीं चाहिए, अगर आप रटते भी हैं तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और दूसरी बात, विशेष भी हर स्टेंजा पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया कि 6-7 बिंदु जो है वो विशेष, उसको सबसे मैंने एंडिंग में डाल दिया है। पूरी कविता की विशेषता को निकाल कर मैंने एक ही जगह पर विशेष को लिख दिया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जब आप लिखेंगे तो आपको फिर चाहे कोई भी स्टेंजा मिले, आप उसी प्रसंग को यूज़ कर दीजिए, उसी विशेष को यूज़ करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर स्टेंजा के नीचे अलग अलग विशेष लिखाऊं, अलग अलग प्रसंग लिखाऊं, तो आपके लिए याद करने में कठिनाइयाँ आ सकती है। इसलिए मैंने एक ही विषय, एक ही प्रसंग और एक ही संदर्भ को लिखा है, बस व्याख्या बदल जाएंगी। तो चलिए एक एक करके इस कविता के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पहले स्टेंजा पर हम लोग ये दीप अकेला स्नेह भरा से लेकर फिर कौन कृति लाएगा यहाँ तक समझेंगे। संदर्भ लिखिए, संदर्भ में आप लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे
बीए को स्नातक कहा जाता है, एमए को स्नाकोत्तर कहा जाता है। अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो स्नातक लिखिए, अगर आप एमए के स्टूडेंट हैं तो स्नाकोत्तर लिखिए, अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र छात्राएं हैं तो कक्षा 12वीं लिखिए। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे, इसलिए यहाँ पे मैंने XYZ लिख दिया है। XYZ के ABC सत्र, मतलब आप जिस भी सेमेस्टर के हो उस सेमेस्टर को यहाँ पर लिख दीजिए। के पत्र संख्या मतलब पेपर कोड, ठीक है, अलग अलग पत्र होती है, तो उस पत्र संख्या को भी आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए। मैं संकलित यह दीप अकेला कविता से लिया गया है, जिसके रचयिता या फिर जिसके कवि जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। बस अगर संदर्भ में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है, रेफरेंस में हम लोग को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है। अब प्रसंग को लिखिए। प्रसंग में आप लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि दीप और पंक्ति का उदाहरण देते हुए व्यक्तिवाद और समाजवाद की बात करते हैं। कवि ने कविताओं में विभिन्न प्रतीकों का, उपमानों का उदाहरण देकर व्यक्ति को समाज से जोड़ने की बात की है। बस प्रसंग में आप इतना लिख दीजिए। पूरी कविता में यही है, अलग अलग, कहीं पर समिधा, ठीक है, कहीं पर दीप का उदाहरण देकर, कहीं पर प्रकृति का उदाहरण देकर, कहीं पर कामधेनु गाय का उदाहरण देकर, मतलब विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करके कवि ने उस सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति की बात की है, खुद की बात की है, और उस सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति को समाज में बदलाव लाने के लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए अवसर देने की बात की है, समाज से जोड़ने की बात की है। सबसे पहले कठिन शब्दों को समझते हैं। यहाँ पर दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है। स्नेह भरा का मतलब होता है प्रेम से भरा हुआ। गर्भ भरा मदमाता से मतलब है गर्भ से भरा हुआ। पंक्ति का तात्पर्य यहाँ समाज से लिया गया है। और पंडुबा का अर्थ होता है गोताखोर। गोताखोर अर्थात कि समुद्र की गहराई में डुबकी लगाकर, समुद्र की गहराई में जाकर मोती लाने वाले व्यक्ति को गोताखोर या फिर पंडुबा कहा जाता है। तो यहाँ पर कठिन वर्ड इतना ही है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ये दीप तेल और ऊर्जा से भरा हुआ है परंतु अकेला है। क्या से भरा हुआ है? तेल से। दीप जो है तेल से भरा होता है और वो ऊर्जा देने का काम करता है। तो तेल और ऊर्जा से भरा हुआ है परंतु अकेला है। ठीक उसी तरह ये सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, कवि खुद भी हो सकते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति हो सकता है जिसके अंदर में सब कुछ गुण है, हर चीज़ करने की क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार ये दीप तेल और ऊर्जा से भरा हुआ है लेकिन अकेला है, ठीक उसी प्रकार ये सर्वगुणों से व्यक्ति भी प्रेम और स्नेह से भरा हुआ है। उसके अंदर प्रेम की भावना है, स्नेह की भावना है, और क्योंकि ये सर्वगुणों से परिपूर्ण है इसलिए उसके अंदर में गर्व है। देखिए, गर्व वर्ड जो है वो बुरा नहीं है, गर्व होना अच्छी बात है। अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है, आप बहुत आदर्शवादी है, आपको उस पर गर्व है, आप भारतीय हैं, आपको अपने भारतीय होने पर गर्व है, तो ये अच्छी बात है। गर्व और घमंड दोनों में अंतर होता है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, इस पे मुझे गर्व है, इसलिए मैं लोगों की सहायता भी करता हूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं किसी से क्यों बात करूँ, ये सब गधों से मैं बात नहीं करता, ये घमंड होता है। ठीक है, तो गर्व और घमंड दोनों में अंतर है। यहाँ पर गर्व से भरा हुआ है, इसको आप गलत अर्थ मत निकालिएगा। देखिए, उसके अंदर में सब कुछ गुण है, वो मानवता से परिपूर्ण व्यक्ति है, उसके अंदर में बहुत अच्छे अच्छे गुण है, इसलिए उसको अपने गुणों पर गर्व है, तो अच्छी बात है। लेकिन इतने सर्वगुणों से संपन्न होने के बावजूद भी ये व्यक्ति अकेला है। ठीक उसी तरह उस अकेले दीप जो है वो उतना रोशनी नहीं दे पाता है। एक अकेला दीप जो है उतना ऊर्जा और रोशनी नहीं दे पाता है।
लेकिन अगर उस दीप को दीप से जलते हुए अनेकों पंक्तियों में, ठीक है, दीप से जलते हुए कतार में उसको भी रख दिया जाए तो सभी दीपक जो मिलकर वो अधिक रोशनी करेंगे, अधिक ऊर्जा देंगे। ठीक इसी तरह यह व्यक्ति गुणों से संपन्न है लेकिन अकेला है, इसलिए ये समाज में परिवर्तन, समाज में बदलाव नहीं ला पा रहा है। इसलिए इस व्यक्ति को समाज से जोड़ दो, समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ जोड़ दो ताकि ये समाज में बदलाव ला सके, समाज में परिवर्तन ला सके, समाज में सामाजिकता ला सके, अर्थात इसको भी अवसर देनी चाहिए। आगे कवि कह रहे हैं कि ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुबा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये जिस सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति की बात कर रहे हैं कवि, ये व्यक्ति में ऐसे ऐसे गीत गाने की क्षमता है कि जिसको और कोई नहीं गा सकता। अब यहाँ गीत गाने से तात्पर्य है कि इस व्यक्ति में समाज के प्रति अच्छे कार्य करने की क्षमता है, समाज में बदलाव लाने की क्षमता है, समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता है, ये जन के लिए हितकारी होगा। अगर इसको अवसर नहीं दिया जाएगा तो फिर समाज में अच्छे कार्य जो है वो कौन करेगा, गीत कौन गाएगा। यहाँ पर प्रश्नवाचक है, कवि प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर इसको अवसर नहीं दिया जाएगा तो और फिर कौन करेगा। तो फिर आगे कवि कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है उस पनडुब्बे के समान है, उस पनडुब्बा के समान है जो समुद्र की गहराई में जाकर मोती चुनकर लाने की क्षमता रखता है, मोती चुनकर लाने की कैपेबिलिटी रखता है। इस व्यक्ति में ऐसी क्षमता है। मोती चुनकर लाना मतलब समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखता है, समाज में परिवर्तन, सामाजिकता लाने की क्षमता रखता है। अगर इसको आप अवसर नहीं देंगे तो समाज में फिर कौन कृति लाएगा। कृति लाएगा से मतलब यहाँ कवि स्वयं की बात कर रहे हैं। जे अगर ये जो कवि हैं उसके अंदर में लिखने की ऐसी ऐसी खूबियाँ हैं कि वो समाज में लिखकर, कृति लिखकर बदलाव ला सकते हैं। अगर उनको अवसर नहीं दिया जाएगा तो फिर समाज में बदलाव जो है वो कौन लाएगा। तो ये भी प्रश्नवाचक है। तो ये पहला स्टेंजा हुआ। अब हम लोग दूसरी स्टेंजा की बात करते हैं। अगली स्टेंजा की बात करते हैं। यह समीदा ऐसी आग हटीला से लेकर पंक्ति को दे दो तक, यहाँ तक हम लोग बात करते हैं। समीदा का अर्थ होता है यज्ञ के लिए लगने वाला सामग्री, और बिरला का अर्थ होता है अनेकों में एक। उसके बाद आदित्य का अर्थ होता है जिसके समान कोई ना हो, और वहीं पर विसर्जित का अर्थ होता है त्यागी। ठीक है, तो अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? यह समीदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा। ये जो अकेला व्यक्ति है जो सर्व गुणों से संपन्न है, ये व्यक्ति उस यज्ञ की सामग्री की तरह है, यज्ञ में लगने वाले सामग्री की तरह है जो खुद जलकर हवा को, वायु को स्वच्छ करते हैं, वायु को प्रदूषण नाशक बनाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये जो यज्ञ में जो कुछ सामग्री लगती है, कहा जाता है कि यज्ञ में जलाए गए आग से जो धुआं उठता है, उस धुएं में वो शक्ति होती है कि वो हवा से कीटाणुओं को मारने का काम करता है। वायु में जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसको मारता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सामग्री जो है वो डाले जाते हैं। तो इस समीदा का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये अकेला व्यक्ति जो है सर्वगुणों से संपन्न यज्ञ में लगने वाले उस सामग्री की तरह है जो स्वयं जलकर वायु को स्वच्छ बनाता है, प्रदूषण नाशक बनाता है। आगे कवि कहते हैं कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति के समान और दूसरा कोई नहीं है, और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो मेरे अंदर है, मुझ में है। कवि कह रहे हैं मेरे अंदर भी ये सारे गुण है, और जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे अंदर में भी है। ये प्रतिभाशाली व्यक्ति किसके अंदर है? मेरे अंदर है। ये व्यक्ति बहुत त्यागी है, ये सक्रिय है, एक्टिव है।
फिर आगे वही पंक्तियों की आवृत्ति हुई है कि ये जो दीपक रूपी व्यक्ति है वो अकेला है, इसको समाज से जोड़ देना चाहिए। समाज से जोड़ देने से ये समाज में परिवर्तन, समाज में बदलाव ला सकेगा। देखिए, एक अकेले व्यक्ति के चाहने से समाज में बदलाव नहीं आता है। हाँ, शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा, शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन एक अकेला व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि वो पूरे समाज में बदलाव लाएगा। आपने सुना होगा कि यूनिटी का पावर होता है, ठीक है। तो एकता में शक्ति होती है, अगर सब जुड़ जाएंगे तो ज़रूर समाज में बदलाव आएगा। जैसे माजिदा माउंटेन मैन की कहानी तो आपने सुनी होगी, मूवी आपने देखी भी होगी कि वो अकेला पहाड़ तोड़ने निकलता है, लेकिन वो तोड़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे ही लास्ट में सभी लोग जुड़ जाते हैं, सरकार उससे जुड़ जाता है, तो वो पहाड़ तोड़कर उसके बीच में रास्ता बना सकता है। इसी तरह एक अकेला व्यक्ति उतना नहीं कर सकता जितना समाज के सभी लोग मिलकर कर सकते हैं। इसीलिए इस अकेले व्यक्ति, इसके अंदर बहुत सारा क्वालिटीज़ है, बहुत सारा गुण है, लेकिन इसको समाज में देने की आवश्यकता है। इसको समाज के साथ काम करने के अवसर दे दो तो पक्का डेफिनेटली ये समाज में परिवर्तन, बदलाव लाएगा। अगला स्टेंजा देखिए कि ये मधु है स्वयं काल की मौन का युग संचय से लेकर इसको भी पंक्ति को दे दो तक। यहाँ पर कठिन शब्दों को समझिए। मधु का मतलब शहद को कहा जाता है, हनी 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 को कहा जाता है। वहीं पर मोना का अर्थ जो है वो मधुमक्खी को कहा जाता है। संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। काल का मतलब यहाँ समय से लिया गया है। गोरस का मतलब होता है माखन, दही इत्यादि। वहीं पर कामधेनु का मतलब गाय को कहा गया है। पुत का मतलब होता है पवित्र। पय का मतलब होता है दूध, ठीक है। उसके बाद यह अंकुर, अंकुर मतलब अंकुरित बीज को आप समझते ही होंगे। प्रकृत का मतलब यहाँ पर प्रकृति से उत्पन्न को लिया गया है। वहीं पर आयुत का मतलब होता है अकेला। रवि का मतलब होता है सूर्य। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। स्वयंभू का मतलब होता है स्वयं से उत्पन्न। तो ये कठिन शब्दों के अर्थ थे। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ये उस मधु के समान है, उस शहद के समान है जिसको मधुमक्खियों ने बहुत समय लगाकर, अधिक समय में, ठीक है, अधिक समय में इकट्ठा कर करके, एकत्रित कर करके इसको बनाया है। मधुमक्खियाँ जो है फूलों से रस को एकत्रित कर करके काफ़ी लंबे समय बाद इस मधु को संचित करते हैं, इस मधु का निर्माण करते हैं। तो ये व्यक्ति भी उस मधु के समान है जिसमें परिपक्वता आने में, जिसमें ये सारे गुण आने में कई अधिक समय लग गया है, समय लगा है। आगे कवि कहते हैं कि ये व्यक्ति उस गोरस के समान है, उस दही या माखन के समान है जिसे अमृत समान दूध से, पवित्र दूध से बनाया गया है और जिसको कामधेनु देती है, गाय देती है, ठीक है। तो दूध, माखन, दही ये सब जो है वो आपको जीवन देने का काम करती है। अगर एक नवजात शिशु की माता जो है उसे जन्म देते ही मर जाए तो वो गाय का दूध पीकर भी जीवित रह सकता है। तो ये जीवन देने का काम करता है, ये अमृत समान है, ठीक है। जिस तरह से अमृत को बनने में काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक उसी तरह इस व्यक्ति को भी एक मानवतावादी व्यक्ति बनने में, सर्वगुणों से संपन्न व्यक्ति बनने में समय लगा है। इसमें भी परिपक्वता आने में समय लगा है। इस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्वता आने के लिए एक लंबा समय लगा है, ठीक है। अब आगे फिर क्या कह रहे हैं? यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। ये उस अंकुर के समान है, उस बीज के समान है जो धरती को चीर कर, धरती का सीना चीर कर
वहाँ से निकलकर सूर्य से आंखें मिलाने की क्षमता रखता है, सूर्य से आंखें नज़र मिलाने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर कवि का क्या आशय है? कवि कह रहे हैं कि ये व्यक्ति उस बीज के समान है। एक तो वो धरती को फोड़कर निकलता है, और सूर्य से आंखें मिलाने से तात्पर्य है कि सच्चाई से, वास्तविकता से, फैक्ट से आंखें मिलाने की क्षमता रखता है। कौन? ये सर्वगुणों से संपन्न वो व्यक्ति या फिर कवि स्वयं। फिर आगे कवि कहते हैं कि यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म आयुत, ये जो व्यक्ति है वो उस प्रकृति के जैसे है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं से बना है, उस ब्रह्म के समान है, उस ईश्वर के समान है जो स्वयंभू है, जो खुद से बने हैं। ठीक है, यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर में जितने भी गुण हैं उन गुणों को उसने स्वयं उत्पन्न किया है, उस अपने अंदर वो गुणों को उन्होंने स्वयं भरा है। ठीक उसी तरह जिस तरह से प्रकृति अपना निर्माण खुद करती है, जो परमेश्वर परम ब्रह्म है जो पहले तो स्वयं बने हैं, ठीक है, उस परम ब्रह्म के समान, उस प्रकृति के समान है जो स्वयं बने हैं, और परंतु ये अकेले हैं। ठीक है, क्या है? ये व्यक्ति अकेला है। इसको भी शक्ति को दे दो, शक्ति पावर को कहा जाता है, इसको भी शक्ति को दे दो, मतलब इसके अंदर में प्रतिभाशालिता है, प्रतिभाशाली व्यक्ति है ये। ठीक है, इसके अंदर ताकत है, शक्ति है, लेकिन शक्ति, एक अकेले की शक्ति समाज में बदलाव या परिवर्तन नहीं ला सकता। इसीलिए इसको क्या करो, इसको भी समाज से जोड़कर इसको भी समाज में बदलाव लाने की शक्ति जो है वो दे दो। ये दीपक रूपी व्यक्ति अकेला है, सर्वगुणों से संपन्न है, जिसको अपने गुणों पर गर्व भी है, लेकिन इसको समाज से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि समाज में परिवर्तन और बदलाव जो है वो आए। अब अंतिम स्टेंजा है, यह वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा से लेकर पंक्ति को दे दो तक। यहाँ पर कठिन शब्द को देखिए, लघुता का मतलब होता है सीमित शक्ति को, सीमित शक्ति को यहाँ पर लघुता कहा गया है। कुत्सा का मतलब होता है निंदा या फिर घृणा को कहा जाता है। द्रवित का मतलब होता है दयालु, और अनुरुक्त नेत्र का मतलब होता है प्रेम से भरी हुई आंखें। चिर अखंड का मतलब पूर्ण या फिर एकता को कहा जाएगा। प्रबुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है, और श्रद्धामय का होता है श्रद्धा से युक्त। अभी इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि वो विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। ये इस व्यक्ति के अंदर में ये जो विश्वास है, ठीक है, ये वो विश्वास है जो विषम से विषम परिस्थितियों में, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाएगा, नहीं घबराएगा। उसके अंदर जो विश्वास है, जो हौसला है, ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं डगमगाएगा। ये जो पीड़ा से गुजर कर आया है, इस पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता, इस पीड़ा को कोई और नाप नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन के अनेक कठिनाइयों से गुजर कर इसके अंदर में परिपक्वता आई है, मानवता आई है, व्यक्तित्वता आई है, ठीक है, और इसको कोई और नहीं आंक सकता, नहीं माप सकता। यही पीड़ा इसे संघर्षरत बने रहने में प्रेरणा देती है, फैलाकर समस्त विश्व को अपनाने के लिए तैयार है। अर्थात इसके अंदर अपनेपन की भावना जो है वो है। और ये जो व्यक्ति है अपने साथ ऊंचे आदर्श रखता है, ठीक है, अच्छे प्रिंसिपल्स रखता है, ऊंचे आदर्श रखता है। यह व्यक्ति जिज्ञासु है, इसके अंदर क्यूरियोसिटी है और जानने की इच्छा है और ज्ञान को हासिल करने की इच्छा है। यह प्रबुद्ध है, बुद्धिमानी है। यह व्यक्ति बहुत ही डेडिकेटेड है, श्रद्धामय है, श्रद्धा से युक्त है, श्रद्धा से परिपूर्ण है, और श्रद्धा से परिपूर्ण व्यक्ति को भक्ति करने की अवसर जो है वो प्रदान करनी चाहिए। जिसके अंदर श्रद्धा हो उसको भक्ति करने का अवसर देना चाहिए। इस व्यक्ति के अंदर में समाज के लिए डेडिकेशन है, समाज के लिए श्रद्धा है, और समाज में कार्य करने की इसको अवसर देने की आवश्यकता है। यह दीपक रूपी व्यक्ति जो है
वो दीपक की तरह स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। ये व्यक्ति अपने अंदर सर्वगुण संपन्न, क्योंकि ये सर्वगुणों से संपन्न है, इसलिए इस व्यक्ति के अंदर में अपने गुणों को लेकर गर्व है। लेकिन ये उस दीप की तरह अकेला है जो उतना ऊर्जा और उतनी रोशनी नहीं दे सकता। इसीलिए ज़रूरत है इस दीपक रूपी व्यक्ति को समाज से जोड़ने की, व्यक्तिवाद को समाजवाद से जोड़ने की, ताकि समाज में परिवर्तन आए, समाज में बदलाव आए, समाज जो है समाज में सामाजिकता आए। तो ये जो कविता है, ये दीप अकेला, इसकी व्याख्या जो है इतनी ही है। उम्मीद करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब लास्ट में हम लोग विशेष लिखेंगे। ये विशेष आपको कोई भी स्टेंजा पूछे, आप इसी विशेष को लिख आइए। मैं दावा कर सकता हूँ कि आपका ये जो प्रश्न जितने भी अंकों का रहे, आपको संपूर्ण अंक की प्राप्ति जो है वो निश्चित ही निश्चित होगी ही होगी। विशेष में आप लिखिए, नंबर 1 लिखिए कि इस कविता में दीप जो है वो व्यक्ति का प्रतीक है और पंक्ति जो है वो समाज का प्रतीक है। प्रस्तुत कविता में अनुप्रास, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखिए, व्यक्तिवाद को समाजवाद से जोड़ते हुए व्यक्तिवाद की महत्वता को दिखाने का प्रयास किया गया है। कविता में रहस्यवाद है, रहस्यात्मकता है। ये कविता को भाई कोई भी पढ़कर इसका अर्थ नहीं समझेगा, इसके अर्थ को समझना पड़ेगा, और कोई भी इसका अर्थ अलग अलग प्रकार से निकाल सकता है। तो ये एक रहस्यवादता से भरी हुई कविता है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है, एक तो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, और भाषा जो है बहुत प्रभावशाली है और प्रतीकात्मकता से भरी हुई है। प्रतीकात्मकता से भरी हुई है मतलब नवीन नवीन प्रतीकों का इस काव्य में प्रयोग किया गया है। काव्य जो है छंद मुक्त है, छंदों के बंधनों से मुक्त है, इसलिए छंद मुक्त कविता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी इस कविता में हुआ है, और बहुत ही सुंदर प्रकार से कुछ कुछ पंक्तियों की आवृत्ति भी कवि ने की है। तो कुल मिलाकर बात इतनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद इस कविता को लेकर आपको अन्य कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अंतिम में मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल में मैं इसी तरह का हिंदी से जुड़े तमाम कंटेंट को लेकर वीडियो जो है वो बनाते ही रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ अन्य टॉपिक पर डिमांड हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी करें ताकि उनकी सहायता भी हो जाए। और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।